नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। लोकसभा चुनाव 2019 में आखिरी फेज का मतदान कल 19 तारीख को खत्म हो गया, 7वें चरण का, और अब 23 तारीख को सिर्फ नतीजे आने बाकी हैं। लेकिन मतदान खत्म होने और नतीजे आने के बीच का जो वक्फा है उसमें आ गए एग्जिट पोल, और अब एग्जिट पोल पर पूरा हंगामा मचा हुआ है। अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन पार्टियां पूरी तरह से इस एग्जिट पोल को खारिज कर रही हैं, और जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग अलायंस है, जिसको इस एग्जिट पोल में बहुमत मिलता दिख रहा है, उसका अगर बस चले तो इसी के आधार पर वो सरकार बनाने का दावा कर दे। तो इस पूरे के पूरे बवाल के बीच दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल कि एग्जिट पोल होता क्या है, किया कैसे जाता है, कितना भरोसेमंद होता है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या हमारी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम लोगों ने भी पूरब से पश्चिम की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, तो क्या हमारी ऑब्जर्वेशन भी या अन्य लोग जो इलेक्शन कवर कर रहे थे उनकी ऑब्जर्वेशंस भी इस एग्जिट पोल से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, या कुछ अंतर है तो अंतर क्यों है। इन्हीं सब बातों को करने के लिए हम लोगों ने ये लाइव स्टार्ट किया है यहाँ पर, और एग्जिट पोल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ में है विस्मय बाई प्रोफेशन स्टैटिस्टिशियन है, जेएनयू के CITD सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट से एमफिल किया है, स्टैट्स के बड़े जानकार हैं। तो पहले इन्हीं से बात करते हैं। विस्मय, एग्जिट पोल होता क्या है? देखिए, एग्जिट पोल जैसे नाम में हम ढूंढ पाते हैं कि हर पोलिंग बूथ के बाहर आपका कोई एजेंट खड़ा रहेगा, वो हर आदमी जो निकलेगा या फिर उसका एक साइज ऑफ वोटर्स को पूछेगा कि आपने किसको वोट किया, उस हिसाब से वो उस रिस्पॉन्स को नोट करेगा और फिर उस पैटर्न को वो ट्रेस करके वहाँ से एक आकलन या स्पेकुलेशन बनाएगा। ये मोटा मोटी एग्जिट पोल होता है। तो यही है, दिस इज द वे एग्जिट पोल्स आर डन। और एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर क्या होता है? ओपिनियन पोल आप नॉट जनरली, ओपिनियन पोल आप चुनाव से पहले करते हैं। हम जाके पूछते हैं आप किससे वोट करना चाहते हैं, आपको ओपिनियन क्या है। उसमें ये नहीं होता है कि आपने किसको वोट दिया। तो एग्जिट पोल हमेशा चुनाव के बाद होता है, इनफैक्ट बूथ से निकलते ही होना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग। लेकिन तो एग्जिट पोल एक तरीके से कहा जाए तो, अगर मैं आप ही की बात को देखूं तो एग्जिट पोल का मतलब ये हो गया कि ओपिनियन पोल जब हम लोग घूम रहे होते हैं तो चुनाव से पहले की बात होती है, वहां से लेकर और बूथ तक जाने के बीच में आदमी का मन बदल भी सकता है। तो इस परिस्थिति में ओपिनियन पोल पर भरोसा कम किया जाता है और एग्जिट पोल पर ज्यादा किया जाता है। हाँ, एकदम एग्जिट पोल सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन ये ज्यादा भरोसेमंद माने जाने के बावजूद क्या अब तक भारत में जितने एग्जिट पोल हुए हैं वो सब सही हुए हैं, और अगर नहीं सही हुए हैं तो क्यों सही नहीं हुए? देखिए, एक तो एग्जिट पोल करने के लिए जैसे मामला क्या है, हम सारे लोगों से तो पूछ नहीं रहे हैं, सारे वोटर से नहीं पूछ रहे हैं, चंद वोटर से पूछ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग का प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग जब भी हम किसी चीज़ का करते हैं उसका कुछ खास चीज़ों को हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। अब सैम्पलिंग अपने आप में बहुत बड़ा दुनिया है। 5 मोटा चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, मैंने लिख के भी लाया। एक तो है कि हाउ द सैम्पलिंग इज़ डन, माने मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जिस वातावरण में पूछ रहा हूँ आप कंफर्टेबल है कि नहीं। चुनाव का चार्ज माहौल है, आप चुनाव देके निकले, आपके माने डर तो नहीं है कि अपोजिशन का बोल दें? हाँ, कहीं का भी किसी भी तरह का डर तो नहीं है, आप कंफर्टेबली अपने बात कर रहे हैं। क्योंकि इस बार भी मैं देख रहा था बहुत सारी जगह लोग बोल रहे हैं कैमरा बंद करने के बाद लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो ये हुआ पहली बात। दूसरा है कि सैंपल आप चुनते कैसे, सैंपल सिलेक्शन। मान लीजिए कि आपके इस खास लोकसभा क्षेत्र में 6 या 7 जनगोष्ठियाँ हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं। क्या आपने सातों को कवर किया? क्या उस हिसाब से कवर किया जिस हिसाब से उनका पॉपुलेशन है, या फिर उस हिसाब से कवर किया जिस हिसाब से वो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? क्या उनमें महिलाओं का फिर साफ सर्टिफिकेशन हुआ कि नहीं? माने अगर आप मुस्लिम बोल रहे हैं तो क्या मुस्लिम महिला के बारे में कर रहे हैं? तो ये कितना दूर तक आप कर रहे हैं ये तो आपसे पूछा जाएगा, वरना आपका स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्ट हमेशा कटघरे में रहेगा, हमेशा कटघरे में रहेगा। इसके साथ सैम्पलिंग साइज एक इसके साथ ही आता है कि एक लोकसभा आजकल 18 लाख के आसपास होता है मैक्सिमम, 16-18 लाख। तो 18 माने कितने लोगों से पूछ के आप 18 लाख के बारे में आकलन लगा रहे हैं? हाँ। माने जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के भाई हम 18 लाख के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ एक 10-1 हज़ार लोगों से तो बात करनी पड़ेगी ना, या 1,000-2,000 लोगों से तो बात करनी पड़ेगी। और सिर्फ साइज नहीं, मान लीजिए आपका बहुत फैला हुआ है,
तो एक ही लोकसभा क्षेत्र, जी, जैसे हिमाचल की बात करें तो मंडी लोकसभा लाहौल स्पीति से लेकर और समझ लीजिए हमीरपुर और कांगड़ा के बॉर्डर तक फैली हुई है। तो उस परिस्थिति में सारे इलाके कवर करने होंगे, सारे इलाके या फिर इलाके का भी सैम्पलिंग, ताकि अलग अलग मूड जो है वो मूड आप कवर कर पाए। हो सकता है एक जगह लोग एक तरह ही सोच रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बात है। इसके साथ मैं जो बात आऊँगा, जो बात पूछे जाते हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा हल्के में ही बोल दिया जाता है कि डायरेक्शन तो सही था, साइज़ अगर सही नहीं भी था। तो ये जो चीज़ है डायरेक्शन और साइज़ वाली, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, डायरेक्शन और साइज़ वाली बात है कि जब वो नहीं बोलते हवा रहती है, जब किसी का माहौल रहता है तब डायरेक्शन और साइज़ में बहुत कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक, ऐसे डायरेक्शन अगर मैं मोटी मोटी शब्दावली में कहूँ तो डायरेक्शन का मतलब हुआ कि कौन पार्टी या कौन अलायंस आगे है, ये है ना। और साइज का मतलब हुआ किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, ये। तो आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन कई बार सही पकड़ लेते हैं लोग कि बीजेपी आगे है या कांग्रेस आगे है, लेकिन साइज, सीटें किसको कितनी मिल रही है, इसमें लगभग गड़बड़ी हो जाती है। नहीं, इसमें गड़बड़ी तो हो ही जाती है, लेकिन इसमें बात है कि डायरेक्शन और साइज को लोग बोलते हैं कि हम चलिए साइज में हम सही नहीं भी थे तो डायरेक्शन में सही थे। मुझे लगता है ये बात थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है, इन अ सेंस कि आपका डायरेक्शन अगर सही भी है तो साइज से फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे हालात में जब आपका एक हवा है, किसी एक पार्टी का आ रहा है कि हाँ हम आने वाले, माने ये जो इलेक्शन टेस्टिंग इलेक्शन है, तब तो डायरेक्ट साइज के ऊपर ही डायरेक्शन तय होगा। आपका 100 वोट इधर से उधर हो गया, डायरेक्शन आपका कुछ भी बोले, साइज तो चेंज हो गया। आपका 1% वोट के इधर, 3% वोट के इधर से उधर से, माने गुजरात में 92 में कुछ था, आज 2017 में, माने इसको मैं थोड़ा डम डाउन अगर मैं करूं तो ये है कि जब मुकाबला नजदीकी होता है, जैसा कि इस चुनाव में था, तो उसमें सिर्फ डायरेक्शन के आधार पर आप कह दें, क्योंकि डायरेक्शन के आधार पर कई बार सीटें तय हो जाती हैं। जैसे एक उदाहरण अगर दिया जाए तो मान लीजिए हमने मान लिया कि हवा बीजेपी की है, तो उसके आधार पर अगर बीजेपी को कहीं कम ज़्यादा भी मिल रहा है तो हम मान लेंगे कि ये सीट बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन ऐसे सीटें जोड़ते जोड़ते अंत में ये आएगा कि बीजेपी को जितनी सीटें मिल रही हैं उससे कहीं ज़्यादा हम दिखा दें, जिसको प्रो इनकम्बेंट बायस कहा जाता है। हाँ, वही प्रो इनकम्बेंट बायस। तो ये एक लिमिटेशन है आपके हिसाब से, और ये माने फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक सीट आपको मिल गया फिर तो उसके अंदर जो भी था दैट डजंट मैटर एनीमोर। तो जैसे बंगाल की बात हो रही है या उत्तर प्रदेश की बात हो रही है या बिहार की बात हो रही है, उड़ीसा की बात हो रही है, यहाँ एकदम नज़दीकी कांटे का मुकाबला हर जगह हुआ, तो उस परिस्थिति में गलती की संभावना बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसमें आपका सैम्पलिंग साइज ऑब्वियसली और बहुत बड़ा करना पड़ेगा, माने ज़्यादा लोगों को कवर करना पड़ेगा, ज़्यादा जगह के लोगों को कवर करना पड़ेगा। जो इसी के साथ मेरा अपने आखिरी पॉइंट पे मैं आऊँगा कि रिलायबिलिटी, मैं जितना भी देखा हूँ, कोई भी सैम्पलिंग होता है, कोई भी माने स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन आता है सरकारी वेबसाइट्स में भी, तो वो अपना सैम्पलिंग पैटर्न घोषणा करता है कि हम ऐसे किए। लेकिन आज तक मैंने जितना भी एग्जिट पोल देखा है, किसी का भी वो कैसे सैम्पलिंग किया कोई बताता नहीं। माने जो 5वां मानदंड है रिलायबिलिटी का, उसके लिए अनिवार्य है कि आप अपना रॉ डेटा, अपना मेथड, अपना तरीका सब बताएं। और आज की तारीख में जो चैनल्स के सर्वेयर्स हैं या जो सर्वे एजेंसीज हैं, वो इस बात पर कन्नी काट जाती हैं। नहीं, वो बताते ही नहीं है। शुरुआत माने आपका बिस्मिल्लाह में ही गलती है के हिसाब से, आप शुरुआत में ही गड़बड़ी, आप बताते नहीं रहे हैं कि मैंने ऐसा फॉलो किया, ये मेरा सैम्पलिंग साइज था। तो कुल मिला के जो बात कही जा रही है कि सारे सर्वे गलत नहीं हो सकते, है ना। मैं कह रहा हूँ सारे सर्वे गलत नहीं हो सकते, उसी में एक कैविएट है, उसी में एक तुर्रा ये है कि सारे सर्वे हो सकता है डायरेक्शन सही पकड़े हो, नंबर गलत पकड़े हो। मतलब सारे सर्वे बीजेपी को नंबर 1 बता रहे हैं तो वो शायद सही हो, लेकिन सब जो 300 सीट दिए दे रहे हैं उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है। इसमें मैं एक और बात बोलूँगा, जो आप बोले वो तो एकदम सही है। देखिए, डायरेक्शन आप बोल रहे हैं ना, भारत में ऐसे बहुत सारी बार हुआ है कि नंबर ऑफ वोट किसी को मिला है, नंबर ऑफ सीट्स किसी और को मिला है। तो इसको अगर हम पकड़ें तो डायरेक्शन किसी और की तरफ था, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट के चलते किसी और ने ले लिया। जैसे कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला था, लेकिन सीटें बीजेपी ने ज़्यादा। हाँ, जैसे पिछले 2014 में ही जाए तो 20% वोट बसपा को मिला था, लेकिन सीट एक भी नहीं मिला था। तो डायरेक्शन के हिसाब से तो उधर जाना चाहिए था। तो इसलिए जरूरी है कि सिर्फ डायरेक्शन तो सही था ये बोलना अपने आप में थोड़ा खुशफहमी है। माने कुल मिला के पिक्चर अभी बाकी है, दोस्त वाला मामला पिक्चर बहुत बाकी है। और ये इस प्रैक्टिस को अगर मैंने एक सीरियस सिफोलॉजी करना है, इंडिया को सीरियस सिफोलॉजिस्ट ट्रेडिशन में अगर घुसना है,
तो फिर कुछ चीज़ों को मानदंड को मानना पड़ेगा। हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, किन एजेंसियों को ये कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, ये सब बोलना पड़ेगा। बस एक बात मैं बोल के ख़त्म करूँगा कि देखिए, एक बात हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। पिछले 5 साल में हम लोगों ने देखा है कि लगभग पहले एक आध पार्टी करती थी, अभी सारी पार्टी बार बार ये सर्वे किया है। बिल्कुल। तो अगर आपका रेस्पोंडेंट चिड़चिड़ा है या बचना चाहता है तो आपका क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स कॉम्प्रोमाइज्ड है। और उसमें आप कह रहे थे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लोग कैमरे के सामने कुछ बोल रहे हैं और अंदर कुछ बोल रहे हैं, तो यदि ये भी है तो क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स एकदम नीचे चला जाएगा। तो क्वेश्चनेबल है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि खराब ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चनेबल है। तो इस क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स को आगे करने, जब हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर दूसरे महीने कोई सर्वे हो रहा है, तो आप वही बोल के निकल जाते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी ज़िंदगी में काम है, मैं क्यों फंसूँ। इसमें ये सब बातें बताने के लिए शुक्रिया। हम लोग थोड़ा अब इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। सज्जन हमारे साथ हैं। सज्जन ने उत्तर प्रदेश कवर किया है और बिहार कवर किया है। इसके अलावा हम लोगों ने भी 7 राज्यों से फील्ड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई और पंजाब और दिल्ली का हमने थोड़ा एनालिटिकल किस्म का एक कवरेज किया, तो इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सज्जन, पहली बात तो ये कि आपको क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं इन नटशेल, क्या आप सहमत हैं कि यूपी और बिहार पे वो लोग जो बोल रहे हैं उस पर, क्योंकि उसके बाद में हम लोग फिर सर्वे टू सर्वे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, तो आपकी सहमति है कि आपको लग रहा है कि ठीक दिशा में जा रहे हैं? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब जो एग्जिट पोल जो मार्जिन दिखा रहे हैं जी, बहुत ही आप कहें तो वो पच नहीं रहा है। पच नहीं रहा। अच्छा। हाँ। तो अब इसी पर मैं थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेता हूँ। चूंकि आपने उत्तर प्रदेश बहुत डिटेल में किया है, उत्तर प्रदेश पर हम आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 सर्वेज की हमारे सामने अभी लिस्ट है। टाइम्स नाउ वीएमआर ने एनडीए को, बीजेपी लेड एनडीए को 58 सीटें दी हैं, महागठबंधन को 20, कांग्रेस को 2। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने 65 सीटें दी हैं 80 में से, 13 सीट महागठबंधन, 2 सीट कांग्रेस। रिपब्लिक टीवी सी वोटर ने थोड़ा क्लोज किया है, 38 सीटें इन्होंने दी हैं रिपब्लिक टीवी और सी वोटर ने एनडीए को, 40 दिए महागठबंधन को और 2 सीटें दी हैं कांग्रेस को। और आज तक एक्सिस ने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए 62 से 68 सीटें दी हैं इनको, महागठबंधन को 0 से 7 सीटें दी हैं और 1 से 2 सीट दी है कांग्रेस को। तो पहली चीज़ तो सीधी सीधी ये हो गई कि बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, मतलब 30 से 60 का अंतर सीधा चला जा रहा है। और दूसरा, यूपी की आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि क्या हो सकता है, क्या लाइकली है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि केवल यूपी की ही बात नहीं है, आप कहीं भी देखें तो हर फेज़ के इलेक्शन के बाद जो फील्ड रिपोर्टिंग थी, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे फील्ड इन्वेस्टिगेटर हो, उनकी जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें कहीं भी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उस तरह की तस्वीर नहीं आ रही। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ा गैप है कि अगर आप मेथोडोलॉजी की बात करें, जैसा कि विस्मय जी ने बताया कि 5 मापदंड होते हैं। 5 मापदंड में पहली बात तो ये है कि कोई भी एक साइंटिफिक मेथड नहीं है जिससे कि आप एग्जैक्ट सीट को प्रेडिक्शन कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोबेबिलिटी में ही होता है, लेकिन फिर भी रिलायबिलिटी के हिसाब से फील्ड में जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, कम से कम उनका जो इंगेजमेंट है, वो इंगेजमेंट जो रेस्पोंडेंट होते हैं, आपके वोटर होते हैं, उनके साथ ज़्यादा होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब लगभग 1.5 महीने यूपी में रहने के बाद 80 की 80 सीट पे घूमने के बाद 16 सीटें तो गठबंधन को मेरे हिसाब से पहले 3 चरण में ही आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि पहले 3 चरण में ऑलरेडी गठबंधन 16 पार कर चुका है। हाँ, 16 सीटें गठबंधन के, चूँकि उसमें उनकी डेमोग्राफी भी, अब आप ये बताएं कि जहाँ पे आपको मुजफ्फरनगर है, जहाँ पे आपको शामली है, जहाँ पे आपका मेरठ है, बागपत है, अजीत सिंह के साथ जुड़ने के कारण गठबंधन का एक डेमोग्राफिक वेट है। उस तरीके से अगर आप देखें, और तीसरे चरण में जैसे आपका रुहेलखंड का एरिया है, रामपुर है, मुरादाबाद है, जहां मुस्लिम आबादी, अकेली मुस्लिम आबादी 50% के करीब है, वहां पर भी अगर 0 से 7 सीट का ये क्या मतलब? बिल्कुल। तो उस लिहाज से देखें तो ये बात बिल्कुल एग्जिट पोल में यही हो सकता है कि एक मिरेकल नाम का कोई वेरिएबल है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं। अच्छा, दूसरा, अब मैं इसी में अगर बात करूं तो यूपी की आपने बात कही, बिहार की भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार भी, क्योंकि हमने साथ में किया था। बिहार में 40 सीटें हैं और इस बार का बोल रहे हैं कि टाइम्स नाउ वीएमआर दे रहा है एनडीए को 30 और यूपीए को 10। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य एनडीए को दे रहा है 32 और यूपीए को 8।
रिपब्लिक टीवी सी वोटर दे रहा है एनडीए को 33 और यूपीए को 7, और आज तक एक्सेस माई इंडिया 38 से 40 माने टोटल 40 भी हो सकती है वो कह रहे हैं, और यूपीए को दे रहा है 0 से 2। तो पिछली बार का चुनाव जब मोदी लहर थी और जब नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, और उस समय जब उपेंद्र कुशवाहा वगैरह भी इधर थे, उस समय 31 सीटें आई थी, 31 सीटें आई थी एनडीए को। इस बार कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा 38 से 40, तो पूरा स्टेट साफ हो गया। तो आपको क्या लगता है? देखिए, आप बिहार को बिल्कुल देख लें, आप सीमांचल का क्षेत्र लें, सीमांचल के क्षेत्र में 4 लोकसभा है, फॉरबिसगंज, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया। अब कटिहार, किशनगंज में जो है 68% मुस्लिम है, ठीक है, और मुस्लिम का कंसोलिडेशन इस बार बिहार में यूपी से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस भी यूपीए की पार्ट है, ठीक है। अब वहाँ पे आप देख लें, उसी तरीके से पूर्णिया, अररिया और कटिहार में तीनों में 40 से 44% के बीच में मुस्लिम आबादी है। दूसरी जो आबादी है वो यादवों की है, ठीक है। तो इस तरीके से माने अकेला माई जोड़ेंगे तो भी 10 सीट पार कर रहा है। वही हाल उसके बाद आप उससे सटा हुआ देख लें आप भागलपुर का। भागलपुर में मुस्लिम और यादव आबादी लगभग 40% के करीब जाती है। उसके अलावा इनके साथ और भी हैं, कुछ कुशवाहा का भी एक हिस्सा आएगा, कुछ मलाह का भी एक हिस्सा आएगा, जो केवट हैं, जो निषाद हैं, कुछ दलित में जो गैर दुसाद दलित हैं, जो पासवान जी के समुदाय से आते हैं, उसके अलावा उनका भी एक हिस्सा आ रहा है। उसके बाद आप आ जाए कोसी क्षेत्र में। कोसी क्षेत्र में आपका मधेपुरा है। मधेपुरा को वैसे भी कहते हैं कि यादवों का वो लगभग 60% यादव है वहाँ पे। एक चीज़ जो देखने को बिहार में आपने भी देखा होगा कि यादवों में कोई डेंट नहीं है, चाहे भयानक कंसोलिडेशन, भयानक शिवपाल हो उत्तर प्रदेश में, चाहे पप्पू यादव हो। उसी तरीके से तो आप वहाँ से देख ले तो सुपौल और मधेपुरा की सीट हो गई, 6 हो गई। उसके बाद आप आ जाएं इधर जो सीट है सिवान का, हम लोगों ने देखा है कि सिवान में इस बार यादव और मुस्लिम, वहाँ पे यादव ट्रेडिशनली नहीं वोट करते थे आरजेडी को, चूंकि ओम प्रकाश यादव वहाँ बीजेपी के नेता हुआ करते थे, साहबुद्दीन से एक राइवलरी भी थी, इस बार उनका टिकट कट गया और यादव लोग कंसोलिडेट भी है वहाँ पे, ठीक है, तो वो हो गया। उसी तरीके से जहानाबाद में इस बार हम लोग देख रहे हैं कि भूमिहारों की नाराजगी है और वो अंत तक बरकरार है, जो रिपोर्ट है उसके कारण सुरेंद्र यादव को एक फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। काराकाट से कुशवाहा नंबर 1 पे है, उसके बाद यादव है नंबर 2 पे, वहाँ के मलाह है। कुशवाहा का कंसोलिडेशन है, तो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से जीतने वाले हैं। सासाराम से मीरा कुमार को एक एज मिलता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के आप जो जितना गिनाए हैं, तो उसके आधार पर तो 12-15 का आंकड़ा तो यूं ही जा रहा है। जी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल में 2 चीज़ें हैं, कि जैसा विस्मय जी ने भी बताया कि एक तो ये होता है कि मुखर कौन रेस्पोंडेंट है। जब अब ऐसा हो रहा है कि रिपब्लिक टीवी सी वोटर में आप यूपी में 38 सीट देख रहे हैं, जबकि बाकी में 60 से 65 भी जा रहा है। मतलब कोई लिंक नहीं है, एक सर्वे कहीं और जा रहा है, दूसरा सर्वे कहीं और जा रहा है। और इन सर्वेज की एक और खासियत है कि एक स्टेट में हो सकता है कम करे या ज़्यादा करे, लेकिन शायद इनको कुछ वो है कि ओवरऑल नंबर सबका एक, मैंने आंसर हम लोग जो घुमा फिरा के एक निकाल देते ना, सही आंसर निकाल देते थे, एवरेज सही निकल रहा है, एवरेज और कंक्लूजन एक है, बस स्टेट वाइज जो है वो नंबर्स वो डिफर कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कंक्लूजन पहले से तय है। हाँ, एवरेज आपका डिफरेंट स्टेट में बदल के ओवरऑल जैसे इसी में एक और एग्जांपल दे रहा हूं, तो एबीपी न्यूज का सर्वे इसमें नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज ने 28 सीटें बीजेपी को दी थी उत्तर प्रदेश में, और बाकी सब जगह से उनका भी एवरेज वही निकल रहा था, 267 एनडीए को वो दे रहे थे। तो जब बाकी सब जगह का उन्होंने देखा, तो शायद उनको लगा कि हमने ज्यादा कम कर दिया है, तो उन्होंने अचानक से उसको 37 कर दिया। मैंने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, कोई एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने नहीं दिया, लेकिन अचानक से उसको 37 कर दिया, 10 नंबर लगभग बढ़ा दिया। तो ये जो अजीब के मन से कुछ दिए दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है 40 तुम यहाँ रख लो, 30 तुम वहाँ रख लो, उस टाइप से कुछ हो रहा है। जैसे यूपी में आप देखिए कांग्रेस को 1 से 2 सीट एक सर्वे ने दिया है। हाँ, अब 1 से 2 सीट का मतलब है आप रायबरेली और अमेठी में भी 1 सीट को लेके आप सशंकित है कि वहां से भी कोई हार सकता है, जो कि मोदी लहर की 73 सीटों में नहीं हुआ। हाँ, तो इस बार जैसे कि अगर मेरा अनुभव है तो उसमें रायबरेली और अमेठी और उसके अलावे कुशीनगर, हाँ वहां से आरपीएन सिंह, ये 3 सीटें कांग्रेस को निकलने की पूरी उम्मीद है। उसके अलावा कानपुर से प्रकाश जायसवाल हो या सलमान खुर्शीद, माने ये तो हार रहे हैं लग रहा है, ये लोग भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड करके। ये अब इसी में मैं चलते चलते थोड़ी चर्चा 2 और राज्यों की कर लें हम लोग, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेस्ट बंगाल, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं, जिसका उनका भी क्लेम यही है कि भाई इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। तो जैसे उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की तो चर्चा की ही, बंगाल और उड़ीसा की भी चर्चा की। उड़ीसा हम लोग नहीं गए, लेकिन जो बात तो लगातार हो रही थी। बंगाल लेकिन हम लोग गए थे। बंगाल में इनका जो 42 सीटें हैं उनमें इनका है, टाइम्स नाउ वीएमआर एनडीए को दे रहा है 11, टीएमसी को दे रहा है 29, कांग्रेस को 2, न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनडीए को दे रहा है 18, 23 दे रहा है टीएमसी को, 1 कांग्रेस को। रिपब्लिक टीवी सी वोटर 11 दे रहा है एनडीए को, 29 दे रहा है टीएमसी को, 2 दे रहा है कांग्रेस को। और एक्सिस माई इंडिया 19 से 23 सीट हाईएस्ट ये दे रहे हैं एनडीए को, और टीएमसी को 19 से 22 और कांग्रेस को 2। तो एक तो इसमें कोई समानता नहीं है, पहली चीज कोई समानता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इतने बड़े बड़े नंबर्स, जो क्योंकि बीजेपी के लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि हम लोग 8 से 9 सीटें हम लोगों का इंटरनल आकलन आने के आएंगे। तो ये वहां की स्थिति। और उड़ीसा में कुछ सर्वेज ने सीधे सीधे बढ़त दे दी है। मतलब बीजेडी को एक सर्वे है आज तक एक्सिस माई इंडिया का जिसने बीजेडी को 0 सीट दी है, जिसमें माना जा रहा था कि बीजेडी लीडिंग पार्टी होगी। तो ये जो अजीबोगरीब किस्म की फाइंडिंग्स हैं, इसमें कोई सिर पैर तो नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि कंक्लूजन एक निकाल देना। कंक्लूजन एक निकाल रहे हैं। देखिए, उड़ीसा का हमने अक्टूबर में वो 1 महीने वहाँ पे फील्ड विजिट किया था और एक वो सर्वे भी करवाया था। उसमें जो चीज़ें उभर के आई थी उसमें यही थी कि बीजेडी उस समय भी हेजेमोनिक पार्टी थी, नवीन पटनायक की अपनी एक पकड़ थी। बाद में चुनाव के कुछ पहले लोगों ने कहा कि वेस्टर्न उड़ीसा में, जो कि झारखंड वगैरह से सटा हुआ है, और मयूरभंज और कोकराझार वगैरह वाले एरिया में थोड़ी बीजेपी की स्थिति अच्छी हुई है। हालांकि वहाँ पे जितने भी लोग जो फील्ड में काम कर रहे थे, अगर उन सब की देखें तो बात ये आ रही थी कि डबल डिजिट में बीजेपी नहीं जाएगी। एक बात जो वहाँ पे ये आ रही थी कि क्या कांग्रेस का पूरा वोट बैंक शिफ्ट कर जाएगा, जो एंटी बीजेडी, एंटी नवीन पटनायक वोट है, वो अगर बीजेपी में चला गया। उस स्थिति में भी लोग कह रहे थे कि बीजेपी जो है 8-9 तक जा सकती है। वो बहुत ही जेनरस एस्टिमेट था। अब अचानक से एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, तो पहला इसमें मुझे फिर से लग रहा है कि जो मेथोडोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है कि एग्जिट पोल में जो आपने पोलिंग बूथ सेलेक्ट किए हैं वो कितना रिप्रेजेंटेटिव, देखिए सैंपल का साइज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत, जो विस्मय ने बात कही थी कि सैंपल तो रिप्रेजेंटेटिव 2 तरीके से होना है कि एक तो जो वहाँ की डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ठीक है, उसको आप छोटे सैंपल में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दूसरा उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है। पता चला कि आपने केवल शहरों में और कस्बों के पोलिंग बूथ में कर लिया, गाँव का छूट गया, इंटीरियर का आपने छोड़ दिया, या जिस गाँव में किया वो बीजेपी आधार का गाँव था या कांग्रेस आधार का गाँव था और दूसरे आधार के गाँव छूट गए। और भी आप देख लें, सीट क्या है नहीं है, ये अभी भविष्यवाणी तो करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ज्योतिष शास्त्र की तरह हम लोग कोई दावा नहीं कर, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप हाईवे के किनारे शहरों में केवल चाय के दुकान पे और पान के दुकान पे अगर आप ओपिनियन पोल करें तो बीजेपी 400 सीट जीतेगी, कम से कम 400 सीट जीत जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ के अंदर गांव में जाएं तो फिर अचानक आपको एक अलग तस्वीर नजर आएगी। सुभाष से जरा बात करेंगे। सुभाष 1 मिनट के लिए इस तरफ को थोड़ा घूम जाइए। सुभाष से 1 मिनट के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी हैं। सुभाष, आप थोड़ा सा उधर देख लीजिए। ये जो स्थिति अभी बताई जा रही है, आप भी इलेक्शन लगातार कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सही है? मतलब इस बात से तो हमारी भी आपत्ति नहीं है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी रहेगी, है ना, और यूपीए पीछे रहेगा, लेकिन जो नंबर दिए जा रहे हैं, मोदी लहर से भी बड़ी लहर बताई जा रही है, तो क्या लगा आपको ऐसा कुछ? जिस तरह से ओपिनियन पोल अभी आ रहे हैं या एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो इससे में साफ लग रहा है कि मोदी लहर एक्चुअली अब आ रही है, क्योंकि पिछले साल 2014 में वो गुजरात के सीएम थे, तो उनको ज़बरदस्ती पीएम बनाया गया, मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि वो 5 साल पीएम बने हुए हैं, लोगों ने देखा कैसे काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लोगों की अब जग चुकी है। अच्छा। एक नए भारत की कल्पना जो है वो उस तरह से, मुझे लगता है इसी का चक्कर है कि अब वाकई मोदी लहर। तो आपको लग रहा है कि 300 सीट का आंकड़ा पार करेगा एनडीए? बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि ये आंकड़े इस बार बिल्कुल सही होने वाले हैं, सबके एग्जिट पोल सही होने वाले हैं। ये 300 एनडीए छूने वाली है। एक बार कोमल से भी बात कर लेते हैं। कोमल, आप पिछली बार भी हम लोग गुजरात के मामले में बात किए थे, तो गुजरात में सारे एग्जिट पोल वगैरह बता रहे थे कि, थोड़ा सा आगे आ जाइए, सारे एग्जिट पोल वगैरह बता रहे थे कि बीजेपी का बहुत आसान जीत है। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने एक लाइव किया था, आप उसमें थी,
जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया था, हम लोगों ने कहा था इतना आसान नहीं लग रहा है, तो क्या लग रहा है वैसा मूवमेंट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। मेरे को नहीं लगता है कि बीजेपी पूरे बहुमत से इस बार जीतने वाली है। ये जो एग्जिट पोल जितने भी दिखाए गए हैं मुझे गलत लगता है। गलत लगता हाँ, और ये 23 तारीख को पक्का साबित हो जाएगा। लेकिन सही लग रहा है वो 23 को पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। तो हमारे दफ्तर में ही 2 राय इसको लेकर है, लेकिन एक चीज़ हम और इस पर बात करना चाहेंगे। हम लोग ज्योतिषी नहीं है, जैसा कि सज्जन बता रहे थे, हम लोग ज्योतिषी नहीं है, हम लोग कोई और किस्म के प्रेडिक्शन की दावे भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिंपल एक बात कर रहे हैं कि जो फील्ड ऑब्जर्वेशन हमने की उसके आधार पर हम अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। तो हमारा जो क्योंकि हम अगर 10 लोगों से बात कर लेते हैं, 10 कोई और बात बोलते हैं, तो उससे मत प्रतिशत पता चलता है, सीट कौन जीत रहा है ये थोड़ी पता चलता है। तो नंबर ऑफ सीट हम इस वाले वीडियो में भी कोई नंबर ऑफ सीट नहीं देने जा रहे, लेकिन हमारा जो आकलन था उसके आधार पर यह है कि ये मुकाबला ऐसा नहीं था जिसमें एनडीए 300 पार कर रहा हो। नहीं, एक और भी था, किसी भी अलायंस को, एनडीए को भी अपने बल पे बहुमत मिल जाएगी। हाँ, वो बहुमत के करीब पहुंच जाए, लेकिन अपने बल पे बहुमत पालेंगे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जैसे हम लोग लास्ट जो चर्चा किए थे उसमें हम लोग ये मान रहे थे कि बीजेपी 200 पार करेगी, लेकिन 200 में वो रहेगी 205 से के आसपास। तो अगर उसमें ±10 किया जाए तो 195 से 215 के बीच का नंबर आता है। उसी तरह से एनडीए में चूंकि शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड ये 2 ही पार्टियां हैं जो डबल डिजिट में जा सकती हैं, तो उनको अगर जोड़ दिया जाए तो 30-20 के करीब एनडीए, तो टोटल पूरा एनडीए 245 पार करेगा। इसको लेकर मुश्किल ये मानना मुश्किल है कि 245 वो पार कर जाए, जो फील्ड एक्सपीरियंस कहता है, जो फील्ड एक्सपीरियंस कहता है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में जिस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा अविश्वसनीय लग रहा है। इसमें एक और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं जो बीजेपी का इनिशियल होप था कि जो वो बाकी नॉर्थ और वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में सीट लूज करेंगे, वो बंगाल और उड़ीसा से बहुत ही बड़े तरीके से उसकी भरपाई करेंगे। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं इस धारणा को सच साबित कर रहा है। तो वही तो, एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं, नहीं साबित होते हैं, ये तो 23 को पता चलेगा। हमारा भी सच पर कोई दावा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, और हम कोई नंबर भी नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि फील्ड बेस्ड ऑब्जर्वेशन से ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि एनडीए 300 पार कर रहा हो और बीजेपी अकेली अपने दम पर 270-280 तक जा रही हो। तो हमने ईमानदारी से फील्ड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई और हम पूरी ईमानदारी से अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारी ओपिनियन एग्जिट पोल के खिलाफ जा रही है। और अगर इसमें कुछ गलती होगी तो हम अपने तरीकों को और सुधारने का कोशिश करेंगे, और अगर ये सही साबित होता है तो हमें खुशी होगी कि हमने आपको एक अनबाइस्ड रिपोर्ट दी और उसके आधार पर जो हमारा आकलन था उस पर हम टिके रहे। बहरहाल, पंचायत टाइम्स देखते रहिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हलचलों के लिए नमस्कार।